एवरीवन, टू द पॉइंट वीडियो सीरीज के तहत मौर्योत्तर काल चल रहा था। कल हम कराए थे शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश। तो उसी में बचा था वाकाटक वंश। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना कि संडे का दिन ओनली टेस्ट का रहेगा और परीक्षा कोर्स वीडियो के तहत हम यूपीपीसीएस प्री के कम से कम 27 से 28 सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएंगे और आरओ का तो कल से शुरू होगा। कम से कम एक दिन में 2-3 तो मिल ही जाएगा। इससे आप लोगों का बहुत सारा तैयार हो जाएगा और कम से कम एग्ज़ाम तक तो ख़त्म ही कर देंगे। वो संडे सैटरडे रहेगा टाइम। तो चलिए, और कल टेस्ट भी होगा वीकली वाला। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे पुराने वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, तब देखिए। 1-2 दिन में देखेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। वाकाटक वंश। सातवाहनों के पतन के बाद चालुक्यों के उदय के बीच दक्कन में सबसे शक्तिशाली राजवंश हुआ। कौन सा? वाकाटक वंश। इसके संस्थापक विंध्य शक्ति, राजधानी नंदीवर्धन, बाद में प्रवरपुर बना लिया गया। चिन्ह क्या था इनका? राज्य चिन्ह क्या था? सिक्कों में गंगा की आकृति का अंकन। अब देखिए, वाकाटकों के 2 शाखाएं थी। एक थी विंध्य शक्ति की मूल शाखा और दूसरी कौन सी थी? बेसिन की मूल शाखा। इसको हम बाद में देखेंगे टेबल। तो देखिए, पहला विंध्य की मूल शाखा हम देखेंगे। हम अभी बताए कि वाकाटक वंश का जो संस्थापक था वो विंध्य शक्ति था और इसमें क्या होता था? संभवतः सातवाहनों का अधीनस्थ कोई पदाधिकारी या महत्वपूर्ण सरदार था और इनका विष्णु वृद्धि गोत्रीय ब्राह्मण थे। तो ये ब्राह्मण वंश थे और पुराणों के अतिरिक्त अजंता अभिलेखों में भी इनकी शक्ति का प्रमाण हमको मिलता है तथा इनकी तुलना किससे की जाती है? इंद्र और विष्णु से। और इससे प्रतीत होता है कि ब्राह्मण धर्म को ये मानने वाले थे। इनका कोई विशिष्ट कोई राजकीय चिन्ह नहीं था। अब हम इनके जो वंशज चले हैं, शासक चले हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रवरसेन प्रथम। तो इससे क्वेश्चन बहुत बनता है। ये विंध्य शक्ति के पुत्र थे। पहली चीज तो इनका वंश ही पूछ लिया जाता है कि ये कौन से वंश के थे। तो वाकाटक वंश के। ये कौन से थे? विंध्य शक्ति के पुत्र थे। उसने सभी दिशाओं में विजय अभियान शुरू किया और वाकाटकों में एकमात्र ऐसा शासक था जिसने महाराज की उपाधि धारण की। तो ये क्वेश्चन बना है, प्रश्न बना है कि महाराज की उपाधि कौन धारण किया था? तो प्रवरसेन प्रथम। ये 4 अश्वमेध यज्ञ कराया था। जिस समय वाकाटकों का उदय हो रहा था उसी समय मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में नाग वंश का भी उत्थान हुआ था। प्रवरसेन के समय में वाकाटक शक्ति का विस्तार मध्य भारत में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक हुआ और इसने अनेक क्षेत्रों में अधिकार भी किया और प्रशासन की सुविधा के लिए इसके 2 भाग मुख्य थे। एक भाग में क्या था? प्रवरसेन के बड़े पुत्र गौतमी पुत्र की अध्यक्षता में नागपुर के निकट नंदीवर्धन इसका केंद्र था। दूसरा भाग क्या था? सर्वसेन के अधीन, जिसका केंद्र बरार में वत्सगुल्म था। आगे इसी में बेसिम की शाखा का उदय हुआ। इसने भी कोई विशिष्ट राजकीय उपाधि नहीं धारण की थी। अब देखिए, अब हम प्रवरसेन के बारे में तो पढ़ लिए हैं। अब हम देखेंगे रुद्रसेन प्रथम। रुद्रसेन प्रवरसेन के बाद आया। क्रम भी लगाने के लिए आ जाता है इसमें क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिए। ये प्रवरसेन के बड़े पुत्र गौतमी पुत्र का पुत्र था और उसे अपने विरोधी और प्रतिद्वंदी से काफ़ी सामना करना पड़ा। अब प्रवरसेन की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों में प्रतिस्पर्धा की बड़ी लड़ाई हुई। गौतमी पुत्र की मृत्यु पहले ही हो गई थी। उसी का पुत्र रुद्रसेन प्रवरसेन का उत्तराधिकारी बना।
रुद्रसेन ने अपने नाना भवनांग की सहायता से 2 चाचाओं के राज्य पर विजय प्राप्त कर उनका राज्य समाप्त कर दिया। इसमें से गुप्तों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिया, जिससे समुद्रगुप्त ने उसके राज्य को छोड़ दिया। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिण के जिन राज्यों का उल्लेख है, उसी राज्यों में वाकाटकों का नाम नहीं मिलता। यह एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि रुद्रसेन शैव मतावलंबी था। तो रुद्रसेन क्या मानता था? शैव धर्म। पृथ्वीसेन प्रथम वाकाटकों की मुख्य शाखा में रुद्रसेन का उत्तराधिकारी ये था। और पृथ्वीसेन ने अपने पुत्र रुद्रसेन द्वितीय का विवाह किसके साथ किया गया था? चंद्रगुप्त तृतीय की पुत्री प्रभावती गुप्त से किया गया था। वैवाहिक संबंध से दोनों राजवंशों को लाभ हुआ, परंतु अधिक लाभ गुप्तों को हुआ। अब अगला आता है रुद्रसेन द्वितीय। पृथ्वीसेन का उत्तराधिकारी रुद्रसेन हुआ। वह चंद्रगुप्त द्वितीय का दामाद था और शक्तिशाली था। उसने अपने पत्नी के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म त्यागा और वैष्णव धर्म अपनाया। दुर्भाग्यवश शासन बनने के कुछ समय बाद ही उसकी अकाल मृत्यु हो गई। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी प्रभावती गुप्त अपने बड़े नाबालिग पुत्र दिवाकर सेन की संरक्षिका बनी। प्रभावती से बहुत क्वेश्चन बनता है। उसकी संरक्षिका के रूप में प्रभावती गुप्त ने 13 वर्षों तक राज्य किया। प्रभावती गुप्त ने चंद्रगुप्त द्वितीय को गुजरात व काठियावाड़ पर विजय प्राप्त करने में सहायता प्राप्त की और 403 ईस्वी में दिवाकर सेन की मृत्यु हो गई। अब प्रभावती ने अपने दूसरे पुत्र दामोदर सेन की संरक्षिका के रूप में शासन किया। अब प्रवर सेन द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे और ये अंतिम शक्तिशाली शासक प्रवर सेन द्वितीय था। उसका आरंभिक नाम दामोदर सेन था और वह एक कुशल प्रशासक था, लेकिन उसकी अभिरुचि युद्ध से अधिक शांति के कार्यों में थी। उसने सेतुबंध नामक काव्य की रचना किया। ये रचना भी पूछ सकता है। और प्रवरपुर बनाने का श्रेय भी इसी को है। उसने अपने पुत्र नरेंद्र का विवाह कुंतल नरेश की पुत्री अजीत से किया। इसे वैवाहिक संबंधों से वाकाटकों की स्थिति मजबूत हुई। अब प्रवरसेन वैष्णव धर्म को मानता था, तो इसका धर्म भी पूछ लिया जाता है। अब नरेंद्र सेन आते हैं। अब नरेंद्र सेन आते आते इनका पतन प्रारंभ होता है। प्रवर सेन का उत्तराधिकारी नरेंद्र सेन थे। इनके शासनकाल में नल राजा भवदत्त वर्मन ने वाकाटकों पर आक्रमण किया। आरंभिक चरणों में वाकाटकों को पराजित होना पड़ा, परंतु बाद में नरेंद्र ने नलों के कुछ प्रदेशों पर विजय प्राप्त कर ली। नरेंद्र सेन ने मालवा, मेकल और कौशल पर अपना प्रभाव स्थापित किया। अब आते हैं पृथ्वीसेन द्वितीय। वाकाटकों वंश का अंतिम ज्ञात यही था, पृथ्वीसेन द्वितीय। बालाघाट लेख में परम भागवत इनको कहा गया है। उसे नलों और त्रैकुटों के साथ संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष में वाकाटकों की शक्ति क्षीण हो गई। बेसिन वंश के शासकों ने 5वीं शताब्दी के अंत तक वाकाटकों के पर अधिकार कर लिया। अब इनके 3 जगह था, कर्नाटक में कदम्ब, उत्तरी महाराष्ट्र में कलचुरी, बस्तर में नल शासक। इस वंश के प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी काव्य सेतुबंध की रचना किया तथा सर्वश्रेण ने हर विजय नामक ग्रंथ की रचना किया। तो किसने क्या किया, यही याद कर लीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय की सभा में रहकर सेतुबंध का संशोधन कर अपने काव्य मेघदूत को लिखा था। अजंता का 16 और 17वां गुहा विहार और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण इसी काल में हुआ। अजंता अभिलेखों से पता चलता है
किसेन गुजरात, मालवा, राष्ट्रीय कौशल, अवंती, कलिंग, कौशल, त्रिकुटी और कुंतल प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। अब हम इस टेबल को हम कल वाले में देखेंगे। वैसे देख लीजिए, इससे भी क्वेश्चन बनता है। जो विदेशी आक्रमण हुए, इसमें तो पहला चीज़ तो क्रम लगाने के लिए आ जाता है। जैसे हिंद आए, तब शक आए, तब पल्लव आए, तब कुषाण आए। और सर्वाधिक हिंद का प्रसिद्ध शासक मीनांडर या मिलिंद था। इसकी विशेष तथ्य क्या है कि पहली इसकी राजधानी साकल थी और वर्तमान में कहें तो सियालकोट। मूल निवासी ये कहाँ के थे? बैक्ट्रिया, अफगानिस्तान के। भारत में कब आए? 190 ईसा पूर्व में। अफशक या थीसियन, ये नहपान इनका प्रमुख शासक था। इनकी राजधानी महाराष्ट्र थी। और मूल निवासी ये ईरान के थे। 90 ईसा पूर्व में भारत आए। पल्लव या पार्थियाई, ये गोर्दोफरीज इनका प्रसिद्ध शासक रहा और राजधानी बेलांग्र अफगानिस्तान में। भारी संख्या में इनके सिक्के मिले हैं। ये पार्थिया और ईरान के थे। 1 सदी ईसा पूर्व में ये आए। कुषाण, ये रुद्रदामन इसका प्रसिद्ध शासक और कनिष्क हुआ। उज्जैनी इसकी राजधानी थी और पुरुषपुर भी इसकी राजधानी बाद में बनी। मूल निवासी ये चीनी या तुर्किस्तान से आए। देखिए, हिंद पहले आए, तब शक आए, तब पल्लव आए, तब कुषाण आए। तो ये क्रम लगाने के लिए आता है। अब एक टेबल और बचा है देखने के लिए, ये मौर्योत्तर के कुछ राजवंश थे, तो उनके संस्थापक के बारे में और राजधानी के बारे में पूछ लिया जाता है। मौखरी के संस्थापक ईशान वर्मन, इसकी राजधानी कन्नौज। मैत्रक, इसके संस्थापक भट्टार्क और राजधानी बल्मी, सौराष्ट्र गुजरात। पुष्यभूत, ये प्रभाकर वर्धन इसके संस्थापक थे। थानेश्वर, राजधानी पूर्वी चालुक्य, इसके संस्थापक विष्णुवर्धन। राजधानी पिष्टपुरी, पश्चिमी गंग। कोकीवर्मन धर्म, महाधिराज और राजधानी कोलार। तो कल हम देखेंगे विदेशी उत्तराधिकारी के बारे में, और मंडे को ये मौर्योत्तर काल फिनिश हो जाएगा। उसके बाद गुप्त, गुप्तोत्तर, फिर संगम, फिर उत्तर भारत के राजवंश देखेंगे, दक्षिण भारत के राजवंश, प्राचीन भारत समाप्त हो जाएगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो हेल्पफुल लगे तो शेयर करिए।